क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है रिसोर्सेज। तो देखिए ये जो चैप्टर है इसमें आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रिसोर्सेज के बारे में, यानी जो संसाधन होते हैं, जो कि रिसोर्सेज जिनको कि हम यूज करते हैं अपनी किसी भी तरीके की नीड को पूरा करने के लिए, उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? तो रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे कि कोई भी रिसोर्स जो होता है वो यूजफुल कैसे होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसोर्स होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें हम रिसोर्स से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको एक छोटी सी कहानी दी गई है, इसको हमें पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर इस वीडियो में हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी गई है, इसको हमें समझना चाहिए। ये एक तरीके से आपको रिसोर्स के बारे में समझाता है कि एक रिसोर्स होता क्या है। इसलिए हम इस पॉइंट को या फिर इस शॉर्ट स्टोरी को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मोना और राजू दो बच्चे हैं जो कि अपनी अम्मा को हेल्प कर रहे हैं घर को साफ करने में। और वहां पर जो अम्मा है वो एक तरीके से कहती है लुक एट ऑल दिस थिंग्स, यानी कि जितनी भी चीजें यहाँ पर हैं उन सभी को देखो, जिसमें कि क्लोथ भी आ जाता है, बर्तन भी आ जाते हैं, फूड ग्रेन्स भी आ जाते हैं, कॉम्ब आ जाता है, हनी का बोतल आ जाता है, बुक्स आ जाते हैं, यानी सभी चीजें जो आप अपने घर में आसपास देखते हैं सभी चीजों को देखो। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं सभी का एक तरीके का यूज है जो कि कहा जा रहा है मोना के द्वारा। यानी मोना क्या कह रही है कि देखिए यहां पर हमारे आसपास जितनी भी चीज है घर में, चाहे वो हमारा खाना हो, चाहे यूटेंसिल हो, चाहे क्लोथ हो, हनी हो, कॉम्ब हो, कुछ भी हो, सभी का यूज है और इस वजह से ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोई भी चीज, जैसे ये बोर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इसका मुझे यूज है। यहाँ पर ये जो कैमरा जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका मुझे यूज है। मैं खाना जो खाता हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसका मुझे यूज है। यानी कि जितनी भी चीजें हैं जो कि हम अपने आसपास यूज करते हैं या फिर देखते हैं वो सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका हमें यूज है। और इस यहाँ पर ये बात कहा गया अम्मा के द्वारा कि ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और दीज आर रिसोर्सेज, यानी कि यही जो चीजें हैं यही रिसोर्सेज होती हैं। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स एक तरीके की हम वैसी वस्तु को कह सकते हैं जिसका हमें रियलिटी में किसी ना किसी तरीके से यूज है। तो यही क्वेश्चन यहां पर आता है, व्हाट इज अ रिसोर्स, यानी एक रिसोर्स होता क्या है, किस चीज को हम रिसोर्स कहते हैं। तो यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया राजू के द्वारा अम्मा से। तो अम्मा यहां पर रिप्लाई करती है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। सिंपल डेफिनेशन है और बहुत ही कारगर डेफिनेशन है। एग्जामिनेशन में आपसे अगर पूछा जाता है रिसोर्स का डेफिनेशन तो इसको आप लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स, यानी कि कोई भी वो वस्तु जो कि हमारे किसी न किसी तरीके से हमारी जरूरत को पूरा करती है वो हमारे लिए एक रिसोर्स है। जैसे आप इस बोर्ड का कुछ नहीं यूज करते हैं तो आपके लिए ये चीज रिसोर्स नहीं है, लेकिन मैं यहां पर वीडियो बनाने के लिए इस बोर्ड का यूज कर रहा हूं तो मेरे लिए ये क्या है? एक रिसोर्स है। ये कैमरा मेरे लिए रिसोर्स है क्योंकि मैं इससे वीडियो बना रहा हूं। लेकिन आपको अगर ये कैमरा दे दिया जाए तो आपके लिए ये कैमरा रिसोर्स नहीं है क्योंकि आप इसका कोई यूज नहीं करेंगे। आपको जिस दिन कैमरा का यूज आ जाएगा आपके लिए ये कैमरा भी रिसोर्स बन जाएगा। यानी कि जो रिसोर्स है वो क्या है? कोई भी वो वस्तु जो कि हमारे नीड को पूरा करती है वो हमारे लिए रिसोर्स होता है। तो यहां पर वो कहती है अपने बच्चों से कि देखिए तुम अपने आसपास देख सकते हो कि तुम्हारे आसपास जो भी चीज है जो कि तुम्हारी नीड को पूरा करती है वो तुम्हारे लिए रिसोर्स है। यानी कि जो पानी है या फिर और भी तरीके की बुक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है जो कि रिसोर्स हो सकती है हमारे लिए, सिर्फ उसका हमारे पास यूज होना चाहिए। अब देखिए यहां पर कुछ बातें बताई गई हैं जैसे जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल है, टेक्स्ट बुक है। सब चीजों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है हमारे द्वारा। यानी कि मैं, आप, आपके आसपास के लोग, सभी इंसान जो हैं वो सभी जो हैं इन चीजों को यूज करते हैं। और ये जो चीज है इसलिए इनका एक तरीके का यूटिलिटी है। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी सिंपल का इसका हिंदी मतलब हो गया उपयोगिता। यानी कोई भी चीज है
जिसको आप किसी तरीके से यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसका आपके पास उपयोगिता है, उसका यूटिलिटी है। यह चीज यहां पर सिंपली कहा जा रहा है। अब देखिए इसके बाद कहा जा रहा है यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो जाएगी या फिर यूज हो जाएगा, उसका उपयोग होगा, तब जाकर कोई भी सब्सटेंस आपके लिए रिसोर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी तुरंत मैंने आपको समझाया कि ये कैमरा अगर मेरे पास है, मुझे यूज है, तो मेरे लिए ये एक रिसोर्स है। आपको दे दिया जाए, आपके लिए रिसोर्स नहीं है। आपको जिस दिन कैमरा का इस्तेमाल हो जाएगा, उस दिन आपके लिए कैमरा जो है वो रिसोर्स हो जाएगा। तो ये सिंपल डेफिनेशन है या फिर सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। राजू नाउ वांटेड टू नो, यानी कि कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बनती है या फिर कब बनती है, ये राजू को जानना है। तो यहां पर अम्मा जो है वो बच्चों को समझाती है कि देखो थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हमारे लिए रिसोर्स तभी बनती है जब उसका किसी न किसी तरीके से वैल्यू हो, यानी उसका यूज या फिर उसका यूटिलिटी, वो एक तरीके से उसका फीचर है जिसकी वजह से उसके पास वैल्यू होती है। और ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, यानी कि वैल्यू क्या हो गया, एक तरीके से सिंपल हिंदी मतलब कीमत हो गया, या फिर उसका कितना ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास खाना है और आपके पास कपड़े हैं, तो आपके लिए कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके लिए सबसे पहले देखिए मोबाइल और खाना को कंपेयर कीजिए तो आपके लिए खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खाना के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन क्या आप मोबाइल के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं? आप उसको 1 महीने छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी तरीके से हर एक चीज का वैल्यू होता है कि उसका हमें कितना यूज है। यूज के आधार पर हम जो है किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू, किसी भी सब्सटेंस का वैल्यू डिसाइड करते हैं। हमारे लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है या फिर कितना वो इंपॉर्टेंस रखता है। वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वैल्यू का मतलब हो गया वर्थ, यानी उसका कीमत कितना है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। यहां पर देखिए ये भी चीज आपको समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए हर चीज को आप पैसे में नहीं तोल सकते हैं। हर चीज जो कि आपके नीड को पूरा करे, जरूरी नहीं हो कि वो पैसे से आती हो या फिर पैसे से उसका तुलना किया जा सकता है। जैसे जब आप लोहे की बात करते हैं तो वो आपके लिए इकोनॉमिक वैल्यू रखता है, यानी लोहे का कुछ कीमत हो सकता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए। आप जाएंगे, खरीद कर आएंगे और आप एक तरीके से अपनी नीड को पूरा करेंगे। लेकिन उसके कंपैरिजन में जब आप एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखते हैं, बहुत ही सुंदर सीनरी देखते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं, देखते हैं, तो क्या वो एक तरीके से पैसे से मिलता है, पैसे से बनता है? तो नहीं। तो वैसे जाइएगा तो घूमने का चार्जेस आपको लगते हैं, लेकिन वो एक तरीके से उस ब्यूटीफुल लैंडस्केप को बनाने में नहीं लगे हैं, वो नेचर ने आपको बना कर दिया है। आप वहां पर भाड़ा लगा दीजिए, रेंट लगा दीजिए, वहां पर टैक्स लगा दीजिए, वो अलग चीजें हैं। लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, कुछ चीजों का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ द टाइम। तो यहां पर देखिए ये चीज बताया गया है कि कुछ जो चीजें होती हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल समय के साथ हो जाती हैं। यानी पहले कुछ चीजें थी जिसका कीमत हुआ करता था, लेकिन अब उसका कीमत नहीं है, या फिर पहले कुछ चीजें थी जिनका कोई कीमत नहीं था, लेकिन अब उसका बहुत कीमत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब लाइन कुछ अच्छा रहने लगा है, तो पहले के जमाने में आपने देखा होगा या फिर आपने नहीं देखा हो तो अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, तो वो लालटेन यूज करते थे। या फिर आप अगर गांव में रहते हैं तो आपने अभी भी देखा होगा कि लालटेन लोग यूज करते हैं, या फिर मोमबत्ती या फिर ढिबरी कहा जाता है, गांव में यूज किया जाता है ढिबरी, तो उसको जलाकर लोग रोशनी करने के लिए अपने घरों में यूज करते थे। तो पहले के जमाने में वो जो चीजें थी वो क्या थी? एक तरीके की रिसोर्स थी। क्यों? क्योंकि उसकी लोगों को जरूरत थी अपनी नीड को पूरा करने के लिए। लेकिन इसके उल्टा अगर आप जाइएगा तो अब क्या है? अब आपको ढिबरी की जरूरत नहीं है। आपके घर में लाइट रहता है या फिर लाइट नहीं भी रहता है तो आप जो बैटरी वाला जो सिस्टम है बल्ब जलाने का, उसको यूज करते हैं। तो अब वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं रह गया है जो ढिबरी है। लेकिन कंपैरिजन में उसका एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं,
और वो है हमारा लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए आयरन, आज हम जानते हैं कि किस तरीके से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है और आयरन को कैसे यूज किया जाता है, लेकिन आज से करीब 2000 साल पहले या फिर उससे भी पहले 5000 साल पहले लोगों को यह नहीं पता था कि आयरन निकालते कैसे हैं, आयरन ओर जो होता है वो होता क्या है, उससे कैसे हम आयरन निकालेंगे और कैसे उसको यूज करेंगे। तो क्या उस समय हमारे लिए आयरन या फिर आयरन ओर क्या एक रिसोर्स था? नहीं था। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू या फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समय के साथ बदल जाता है। कभी वो पहले वो इंपॉर्टेंट होता था तो वो अब इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर अभी इंपॉर्टेंट है तो आगे चलकर हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा। यहां पर एक और एग्जांपल बताया गया है कि आपकी जो दादी माँ जो आपका इलाज करने के लिए या फिर घरेलू जो नुस्खे बताती है, उसका कोई भी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, यानी उसको आप पैसे से बेच नहीं सकते हैं या फिर पैसे कमा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उसी घरेलू नुस्खे को, घरेलू इलाज को पेटेंट करा लिया जाए और किसी मेडिकल फर्म द्वारा बेचा जाए तो वो एक तरीके से इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकती है, उसका कुछ कीमत हो सकता है, उससे आप फायदा कमा सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक पॉइंट बताया गया है कि देखिए दो चीजें, टाइम और टेक्नोलॉजी, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को चेंज कर सकते हैं रिसोर्स में? तो क्या है? टाइम है और टेक्नोलॉजी है। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। यानी टाइम और टेक्नोलॉजी किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज कर सकते हैं। और ये दोनों जो चीजें हैं, टाइम और हमारा टेक्नोलॉजी, ये एक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, और इसके साथ ही ये लोगों की जरूरतों के साथ भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि जो लोग हैं वो भी सबसे अच्छे या फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिसोर्स हैं। यानी कि हमने तो देखा कि कोई सामान है, उसकी जरूरत के हिसाब से वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है या फिर वो रिसोर्स नहीं बन जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, मैं हूं, आप हूं, ये जो ह्यूमन हैं, ह्यूमन भी एक तरीके के रिसोर्स हैं। क्यों रिसोर्स हैं? क्योंकि लोगों के जो आइडियाज होते हैं, लोगों का जो नॉलेज होता है और उनका जो इन्वेंशन होता है, डिस्कवरी होता है, स्किल होता है, ये एक तरीके से बहुत सारे नए रिसोर्सेज को बनाता है। यानी कि आप अगर कुछ अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, आपको पास अच्छा स्किल आ जाता है या फिर आप कोई डिस्कवरी कर देते हैं, तो आपने क्या किया? एक तरीके से नए रिसोर्स का निर्माण किया। तो ये भी इस तरीके से आप या मैं या फिर कोई भी इंसान हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है। यहां पर आगे यह भी बताया गया कि देखिए हर एक जो डिस्कवरी है या फिर इन्वेंशन है जो कि लोगों द्वारा किया जाता है, वो आगे चलकर दूसरी डिस्कवरीज को भी एक तरीके से बनाता है या फिर जनरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फायर का डिस्कवरी हुआ तो उसकी वजह से लोगों ने खाना पकाने का स्किल सीखा या फिर और भी चीजें करना शुरू किया। या फिर फॉर एग्जांपल जैसे व्हील का डिस्कवरी हुआ तो उसकी वजह से हमने नए तरीके के ट्रांसपोर्ट बनाए, जैसे कि हमने और भी ट्रेन, बस और भी बहुत चीजें बनाई। अगर मान लीजिए कि आज के हजारों साल पहले जब चक्का ही नहीं बनाया जाता, व्हील नहीं बनाया जाता, तो क्या आज हम ट्रेन में घूम सकते थे? क्या आज हम बस में घूम सकते थे या फिर मोटरसाइकिल चला सकते थे? नहीं चला सकते थे। तो जो एक कोई भी इस इन्वेंशन होता है वो आगे चलकर नए इन्वेंशन को जन्म देता है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब देखिए यहां पर एक और चीज बताया गया है कि जो हमने बात किया कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती है, तो उसका एग्जांपल यहीं पर है कि आज के 1000 साल पहले या फिर आज के 200 साल पहले हमें नहीं पता था कि नदी से हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आज हमें पता है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो आज हम क्या करते हैं, एक फ्लोइंग रिवर से, यानी कोई नदी बह रही है तो उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उस नदी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो हमें ये
एक तरीके का स्किल या फिर टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जिससे अब हमारे लिए जो नदी है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ गया है और हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि उसको हम एक नए रिसोर्स के रूप में अब यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पर बताया गया है टाइप्स ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्सेज के कितने प्रकार होते हैं। तो इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और ये जो इसमें जितने भी टाइप्स पढ़ाए जाएंगे ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आप ध्यान से रखिए, समझिएगा और याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपको इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए रिसोर्सेज जो हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। यानी कि कौन कौन से हो गए, एक नेचुरल कौन सा हो गया, जो कि हमें नेचर के द्वारा दिया गया है, यानी हमने नहीं बनाया है उसे नेचर द्वारा हमें दिया गया है। दूसरा आ गया ह्यूमन मेड वैसे हो गए जिनको कि हमने बनाया है, जैसे कोई कार है तो कार क्या है, एक तरीके का ह्यूमन मेड हमारे लिए रिसोर्स है, या फिर बस है, ट्रेन है, इस तरीके की चीजें ह्यूमन मेड में आ गई। और थर्ड आ गया ह्यूमन। तो अभी तुरंत ऊपर हमने बात किया था कि जो लोग हैं उनके आइडियाज होते हैं, उनके स्किल होते हैं, उनके पास इन्वेंशन करने की तकनीक होती है, डिस्कवरी वो कर सकते हैं। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है। अब इसके बाद आइए हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्स को, यानी नेचुरल रिसोर्स में कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सभी को यहां पर हम देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर सिंपल डेफिनेशन बताया गया है नेचुरल रिसोर्स का। यह है रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे आप अगर बात करें एयर, जिसको कि हम ब्रीथ करते हैं, तो यहां पर किसी भी तरीके का प्रोसेस मैंने किया, एयर में कोई मॉडिफिकेशन किया, कुछ नहीं किया, बस गया मैंने सांस ले लिया, हमारे लिए काम हो गया। इसके अलावा जब हम कोयला इस्तेमाल करते हैं तो क्या हम कोयला में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, नहीं करते हैं। हम जाते हैं उसको गड्ढा करते हैं, वहां से निकालते हैं और उसको सीधे जलाकर उसको यूज करने लगते हैं। इसके अलावा जब हम नदियों में जाते हैं, नदियां या फिर लेक्स या फिर किसी भी तरीके से वाटर यूज करते हैं, तो ये एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है। इसी तरीके से जब हम मछलियां पकड़ते हैं तो वो हमारे लिए एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है। तो देखिए यहां पर सिंपल डेफिनेशन इसका ये है कि वैसे रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिलते हैं और जिनको कि बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन किए बिना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो देखिए यानी इसमें से ज्यादातर जो रिसोर्सेज यानी नेचुरल रिसोर्सेज में वो हमारे लिए फ्री गिफ्ट होते हैं नेचर के, यानी कि नेचर से हमें फ्री में मिले हुए होते हैं और इनको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो टूल्स या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास एक तरीके से जरूरी होता है ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकें। यानी कि आप थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन कीजिए या फिर उसमें थोड़ा मोड़ा चेंज कीजिए, फिर भी हम उसको नेचुरल में ही मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे आयरन की बात करें या फिर आयरन ओर की बात करें तो क्या है, वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन जब हम एक कार को देखते हैं जो कि आयरन से बना हुआ है या फिर स्टील से बना हुआ है, जो कि एक तरीके का नेचुरल प्रोडक्ट है, तो क्या हम उसको मानेंगे कि वो नेचुरल है? नहीं है, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही ज्यादा मॉडिफिकेशन कर दिया है, उसका शेप चेंज कर दिया, साइज चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया, उसमें बहुत चीजें ऐड कर दी, बहुत मॉडिफिकेशन किया है। तो कार हमारे लिए एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स नहीं है। लेकिन वहीं जो आयरन है या फिर जो एल्यूमिनियम है या फिर जो स्टील है, ये सभी चीजें जो हैं ये हमारे लिए नेचुरल हो सकती हैं क्योंकि इनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। तो आगे टाइप ऑफ डिवीजन हमारा हो जाता है, वो हो जाता है रिसोर्सेज के आधार पर, यानी वो एक तरीके से वो रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है। तो यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहां पर इनका भी डेफिनेशन आपको समझ लेना चाहिए, एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा जब ये क्वेश्चन आएगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत जल्दी रिन्यू हो जाते हैं या फिर बहुत जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं, और सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। यानी कि वैसे रिसोर्सेज
जो कि एक तरीके से बहुत ही जल्दी रिन्यू हो जाते हैं या फिर बहुत ही जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं। और इसमें से तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और हमारी एक्टिविटी से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो सोलर एनर्जी है उस पर क्या आपके एक्शन का कोई प्रभाव पड़ेगा? आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने घर पर छाता लगा लीजिए, आप कुछ भी कर कोई एक्टिविटी कर लीजिए, तो क्या आप सोलर जो एनर्जी है उसको खत्म कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं या फिर उसको बंद कर सकते हैं? नहीं। उसी तरीके से जो विंड एनर्जी है, क्या आप उसको कुछ चेंजेस ला सकते हैं उसमें? उसको या तो बंद कर सकते हैं, हवाओं को चलना, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे वो बंद हो? नहीं। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका ह्यूमन एक्टिविटीज से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil, forest can affect their stock। तो देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वाटर भी आता है, सॉइल भी आता है, फॉरेस्ट भी आता है, लेकिन ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको अगर हम संभल कर यूज नहीं करें, अगर इनको हम सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, तो ये एक तरीके से इनके स्टॉक पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। जो वाटर है उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज कीजिए तो वाटर जो है वो फिर से साफ हो जाएगा, फिर से जहां पर जितनी क्वांटिटी में अवेलेबल था उतनी क्वांटिटी में वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन इसको आप बहुत ज्यादा यूज करने लगिएगा तो ये एक तरीके से आपका जो जमीन है वो सूख जाएगा। अगर आप ग्राउंड वाटर की बात करें तो आपको पानी की कमी 10-20 सालों में हो जाएगी। उसी तरीके से जो सॉइल है, उसी तरीके से हमारा फॉरेस्ट का भी बात हो जाता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड टुडे। तो देखिए, वाटर को आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि यार इतनी क्वांटिटी में तो पानी अवेलेबल है, पानी की कहाँ कमी है, कोई टेंशन नहीं है, जितना यूज करना है करो। लेकिन जब आप रियलिटी में सिटीज की बात करिएगा तो शहरों में वर्ल्ड के बहुत ही ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको नेचुरल वाटर सोर्सेज यानी कि जो हमारे यूज के लायक पानी है वो बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। और इतनी कम क्वांटिटी में अवेलेबल है कि हो सकता है कि आगे चलकर आपके शहर में भी, आपके आसपास के मोहल्ले में भी पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाए। तो इस वजह से पानी को हमें सोच संभाल कर यूज करना चाहिए। तो यहां पर देखिए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात हुई, जिसमें हमने रिन्यूएबल को पढ़ लिया। तो अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। तो देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज हैं जो कि एक तरीके से लिमिटेड क्वांटिटी में और लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल हैं। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। तो देखिए, यहां पर सिंपली समझाया जा रहा है कि ऊपर वाले में हमने क्या बात किया था कि वो बहुत ही जल्दी एक तरीके से रिन्यू हो जाता है या फिर बहुत ही जल्दी रिप्लेनिश हो जाता है। जैसे किसी इलाके में आप मान लीजिए जंगल को काट देते हैं, तो वहां पर अगर आप कुछ साल छोड़ दीजिए, 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल, तो वहां फिर से झाड़ियां उग जाएंगी, 10 साल में वहां फिर से जंगल आ जाएगा। तो वो एक तरीके का हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाता है। लेकिन यहां पर वैसे रिसोर्सेज की बात की गई है जो कि एक तरीके से कि उनके स्टॉक को आपने एक बार यूज कर लिया, उनका स्टॉक एक बार आपने खत्म कर दिया, तो कम से कम 1000 साल, 2000 साल, 4000 साल, 10,000 साल इतना समय लग सकता है उसको फिर से बनने में या फिर उसको फिर से रिप्लेनिश होने में। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। यानी कि एक नॉर्मल आदमी के जीवन से ये समय बहुत ही ज्यादा है। यानी 1000 साल, 2000 साल एक आदमी के जीवन से तो बहुत ज्यादा है। जैसे मैं अगर जीऊंगा तो कितनी उम्र तक, 60 साल, 80 साल, 100 साल, उससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन जो ये चीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात हो रही है, इसको फिर से रिन्यू होने में कितना समय लगेगा? 1000 साल। तो ये एक तरीके से इस चीज की वजह से इसको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका कोल है, जो पेट्रोलियम है, जो नेचुरल गैस है, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। तो इसके बाद आगे देखिए, तो आगे यहां पर लिखा जा रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अब देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के ऊपर, वो बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे टेरेन के ऊपर,
क्लाइमेट के ऊपर या फिर इसके अलावा एल्टीट्यूड के ऊपर। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का पूरे अर्थ पर, वो काफी अनइक्वल है। कहीं पर कोई रिसोर्स आपको काफी ज्यादा मिलेगा, कहीं पर कोई रिसोर्स आपको बहुत कम मिलेगा, कहीं पर कोई रिसोर्स आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं, यानी कि कौन से फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, ये सभी पूरे अर्थ पर अलग अलग जगहों पर काफी ज्यादा वेरी करते हैं। तो यहां पर हमने नेचुरल रिसोर्स को पढ़ लिया। अब इसके बाद आइए अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स की, यानी कि वैसे रिसोर्सेज जिनको कि ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। तो यहां पर कहा जा रहा है समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स until people learn to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles, which are known as human made resources. Technology is also a human made resource. तो देखिए यहां पर ह्यूमन मेड रिसोर्स आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ समय ऐसा होता है कि नेचुरल रिसोर्स आपके लिए एक रिसोर्स नहीं बनेगा जब तक आप उसको उसके नेचुरल ओरिजिनल फॉर्म से, नेचुरल फॉर्म से चेंज ना कर दें। यानी कि आप एक तरीके से कोई आयरन ओर ले लीजिए जो कि एक तरीके से सिंपली आपको मिट्टी जैसा होता है, तो क्या आप उससे युद्ध में जाकर तलवारबाजी कर सकते हैं या फिर उसमें बैठकर आप कहीं घूम सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ता है। जैसे आयरन ओर पहले हुआ करता था, जब लोगों को पता चला कि इससे हम आयरन निकाल सकते हैं तो आयरन ओर हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया। और इसके बाद लोगों को पता चला कि हम इससे कार भी बना सकते हैं, तो कार क्या हो गया, एक तरीके का ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। और इसके साथ ही हम जो मशीनरी यूज करते हैं, कार यूज करते हैं, बिल्डिंग्स यूज करते हैं, ब्रिजेस, रोड्स, ये सभी जो यूज करते हैं, इनको हमने इनके नेचुरल फॉर्म से बहुत ज्यादा अल्टर कर दिया है, बहुत ज्यादा इसमें चेंज ला दिया है। जैसे हमने आयरन ओर से आयरन निकाला, उससे हमने सरिया बनाया जिसको कि हमने बिल्डिंग बनाने में यूज किया। हमने सीमेंट लिया, उसको पत्थरों को तोड़कर सीमेंट बनाया और उससे फिर जाकर हमने क्या किया, बिल्डिंग्स बनाने में उसको इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से हमने इन सभी रिसोर्सेज को नेचुरल फॉर्म से बहुत ज्यादा चेंज करके एक नए फॉर्म में बना दिया है। और इस तरीके से जो हमारा एक ह्यूमन मेड रिसोर्स बनता है। और यहां पर कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है ये भी एक तरीके का ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी वो कहां से आती है, वो हम इंसानों द्वारा बनाई जाती है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो कोई भी स्किल है कि कैसे आप कार बनाते हैं, तो क्या ये आपको पता है कि कैसे कार बनाया जाता है? तो आपको नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको पता है या फिर जिन्होंने एक तरीके से तरीका निकाला है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो किसके द्वारा बनाया गया है? लोगों के द्वारा बनाया गया है, कोई भी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी भी एक तरीके का ह्यूमन मेड रिसोर्स है हमारे लिए। तो यहां पर आगे कहा जा रहा है, यहां पर बात किया जाए वही राजू और मोना वाली बात आ जाती है। सो पीपुल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यानी मोना ने समझते हुए कहा कि हमारे जैसे लोग जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाने में। तो ये बात भी सही है। तो यहां पर देखिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाता है हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स। तो हम समझ लेते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। तो यहां पर देखिए कहा जा रहा है people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are a special resource. People are human resource. तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो लोग हैं, लोग मतलब कौन? मैं, आप या कोई भी इंसान जो कि एक तरीके से पढ़ सकता है, लिख सकता है, कोई भी तरीके की एक्टिविटी कर सकता है। तो ऐसे जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो एक तरीके से नेचर का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो नए रिसोर्सेज को जन्म दें, नए रिसोर्सेज को बनाएं। वो ऐसा कब करने पाएंगे? जब उनके पास नॉलेज होगा, जब उनके पास स्किल होगा और जब उनके पास टेक्नोलॉजी होगा ऐसा करने के लिए। तो इस वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो एक तरीके से बहुत ही स्पेशल रिसोर्स होते हैं। क्यों स्पेशल होते हैं? क्योंकि वो तो खुद रिसोर्स हैं,
लेकिन वो अपने साथ साथ नए रिसोर्सेज जन्म दे सकते हैं। जैसे मैं हूं, मान लीजिए आज तक कार इन्वेंशन नहीं हुआ होता और मैंने कार इन्वेंशन कर दिया, बस बना दिया या फिर ट्रक बना दिया, तो मैंने क्या किया, मैं तो रिसोर्स हूं ही, मैंने अपने साथ साथ 3-4 और रिसोर्सेज बना दिए। तो इसी तरीके से लोग जो हैं वो एक तरीके के स्पेशल रिसोर्स हैं, क्योंकि वो नए रिसोर्सेज को जन्म दे सकते हैं। तो इस वजह से जो लोग हैं वही हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपुल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति वो हमारे लिए एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स कब बनेगा, जब वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा, जब वो एक तरीके से काम करना सीख जाएगा, वो नए रिसोर्सेज को बनाना सीख जाएगा, कुछ काम करना सीख जाएगा। तो इस वजह से लोगों के लिए एजुकेशन और लोगों के लिए हेल्थ प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम उन्हें एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकें। कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है, कोई व्यक्ति हेल्दी नहीं है, तो वो हमारे लिए काम नहीं कर सकता है। तो इस वजह से वो क्या होगा, हमारे लिए एक अच्छा रिसोर्स नहीं होगा। तो लोगों को एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए उनको एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है। तो यहां पर आगे कहा जा रहा है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल so that they are able to create more resources is known as human resource development। अब human resource development क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहां पर कहा जा रहा है improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि लोगों की स्किल को बढ़ाना, लोगों की स्किल की क्वालिटी को बढ़ाना, ताकि वो सक्षम हो सके, ताकि उनके अंदर कैपेसिटी आ सके कि वो नए रिसोर्सेज को जन्म दे सके, नए रिसोर्सेज को बना सके। इसी चीज को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है ये तो आप समझ गए। अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़ें तो आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को बचाना। तो यहां पर एक कहानी है छोटी सी, मैं बता देता हूं कि जो मोना है उसको एक नाइटमेयर आता है। वो देखती है कि पूरी पृथ्वी पर वाटर खत्म हो चुका है और सारे जो पेड़ हैं वो कट गए हैं और पृथ्वी पर कहीं भी छाया नहीं है और कहीं भी खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं और पूरे पृथ्वी पर घूम रहे हैं खाना और छाया की तलाश में। तो वो अपनी माँ को ये कहानी बताती है और पूछती है कि क्या ये हो सकता है। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ हो सकता है, अगर हम लोग सीरियसली इसका अपने आसपास के नेचर का ध्यान नहीं रखें, अगर हम सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज नहीं करें, तो एक समय ऐसा आएगा जो कि हमारे पास आसपास जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे। और इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं ये राजू द्वारा पूछा जाता है। तो अब मैं कहती है कि हम बहुत चीज कर सकते हैं। तो क्या चीज कर सकते हैं, यही चीज हमें यहां पर आगे पढ़ना है। तो आगे देखिए, आगे यहां पर कहा जा रहा है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करें, यानी संभल कर यूज करें। जितना हम यूज कर सकते हैं उतना ही करें। हम एक तरीके से अगर मान लीजिए हमको जरूरत है 10 ग्राम की किसी चीज की, तो हम 10 ग्राम ही यूज करें। या फिर हमको लगता है कि ये जो चीज है अगर हम इसको 1 किलो डेली से ज्यादा यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, या फिर ये एक तरीके से क्वालिटी इसकी खराब हो जाएगी, क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, तो हम इसको कम ही यूज करेंगे। यानी सोच समझकर संभल कर कम क्वांटिटी में यूज करने को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपसे आगे पूछा भी जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो इसको समझ लीजिए, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी हमारी जरूरतों और भविष्य के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाना, इसको अगर हम बैलेंस सही तरीके से रखते हैं और इस तरीके से हम काम करते हैं तो यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। यानी कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमको डेली 1 किलो का जरूरत है। यानी मान लीजिए आलू मान लीजिए बहुत ही कीमती चीज है, मान लीजिए 1 किलो डेली हम यूज करेंगे तो इतना हमें जरूरत है। लेकिन हमको 800 ग्राम
डेली यूज करना चाहिए। 800 से ज्यादा हम यूज करेंगे तो क्या होगा, आलू 10 साल में खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर। तो इस चीज को हमें बैलेंस करना होगा। हम अपना नीड को थोड़ा सा नीचे लाएंगे, बोलेंगे नहीं हम 800 ग्राम ही यूज करेंगे, ताकि ये एक तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। हमारा जो रिसोर्स है वो खत्म नहीं हो, एक लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा समय तक हम उसको बचाकर रख सकें। तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things। यानी कि कंजर्वेशन का कोई एक तरीका नहीं है कि जिससे आप रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, उसके कई तरीके हो सकते हैं और हर एक आदमी इसमें मदद भी कर सकता है। कैसे कर सकता है, हर एक व्यक्ति अपना जो कंजम्पशन है उसको कम कर सकता है, जैसा कि अभी मैंने बताया, और रिसाइकलिंग का इस्तेमाल कर सकता है, एक ही चीज को बार बार रिसाइकल करना, या फिर रीयूजिंग थिंग, चीजों को रीयूज कर सकता है। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंट बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। देखिए, एक दो लोग करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखे, लेकिन अगर पृथ्वी पर हर एक आदमी इस चीज को करने लगे, अपने कंजम्पशन को कम कर दे, रिसाइकलिंग का इस्तेमाल करने लगे और इसके साथ ही चीजों को रीयूज करने लगे, तो हमें पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा और हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ कहानी कि उस शाम बच्चे बैठते हैं और फिर बैग्स बनाते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर और भी चीजों को लेकर, और फिर जाकर डिसाइड करते हैं कि आसपास के लोगों को हम बांटेंगे, और वो एक तरीके से पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर बनाने में बहुत ज्यादा ट्रीज लगते हैं, और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से जनरेट किया जाता है। इसके बाद यहां पर आगे देखें तो इसके आगे बच्चे और भी बात करते हैं कि हम पानी भी बचाएंगे, हम सभी एक साथ डिफरेंस लाएंगे, सभी बच्चे ये बात कहते हैं। और ये एक तरीके से मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने ये काम किया। अब आप क्या काम कर रहे हैं ये भी आपको सोचना चाहिए। कहा जा रहा है द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स अस। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट all uses of renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, the damage to natural environmental system is minimized। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो हमारे प्लेनेट का फ्यूचर है, या फिर प्लेनेट पर रहने वाले जो लोग हैं उनका जो फ्यूचर है वो एक तरीके से हमारे हाथों में है, या फिर हमारे एक तरीके से कंट्रोल्ड में है, क्योंकि हम एक तरीके से जो मेंटेनेंस है, यानी कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब हुआ, यानी जो ट्रीज हैं या फिर वो पूरा सिस्टम जो कि हमारे लाइफ को पूरी पृथ्वी पर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उनकी बात यहां पर की जा रही है, उनको एक तरीके से जरूरी है। तो उन सभी सिस्टम्स को, उन सभी चीजों को हम प्रिजर्व करें, उसको मेंटेन करें, ताकि हमारा जो अर्थ है वो एक तरीके से चलता रहे। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम में क्या आ जाता है, हमारे जो फॉरेस्ट है वो आ जाते हैं, वाटर सिस्टम है, वाटर है वो आ जाता है, एयर की क्वालिटी है ये भी आ जाता है, और भी इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो कि आ जाते हैं। इसके बाद देखिए आगे यहां पर बताया गया है कि हम ये चीजें, हमारी ड्यूटी है, यानी कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों को इंश्योर करें। तो यहां पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, यानी कि हम ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जो कि सस्टेनेबल हो, या फिर जितने भी एक तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज है वो सस्टेन्ड तरीके से करें, यानी कि एक तरीके अनलिमिटेड क्वांटिटी में यूज नहीं करें कि जितना मन है उतना एकदम यूज करो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, वैसे नहीं, संभल कर, सोच समझ कर, विचार करके यूज करना। इसके साथ ही द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, यानी कि हमारे अर्थ पर जो डाइवर्सिटी है हमारे लिविंग बीइंग्स की वो बनी रहे, यानी कि जो ऐसे जीव जंतु जो कि एक विलुप्त की स्थिति में आ चुके हैं वो स्थिति ना क्रिएट हो। इसके साथ ही जो नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम है उसको जो डैमेज हो रहा है उसको कम से कम किया जाए, यानी कि जो पूरा सिस्टम है एनवायरमेंट का जो उसको डैमेज हो रहा है। कैसे डैमेज हो रहा है, हम वाटर एक तरीके से गंदा कर रहे हैं, एयर क्वालिटी खराब कर रहे हैं बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करके, और भी तरीके से जो जानवर हैं, जंगल हैं, उनको साफ सफाई हम कर रहे हैं। तो इन सभी से पूरा जो नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम है उसको डैमेज हो रहा है, इन सभी को भी हमें कम करना चाहिए। तो ये सभी चीजें आपकी जिम्मेदारी है, ये यहां पर कहा जा रहा है। गुड बाय।